नमस्कार। आचार्य कुलम द्वारा आयोजित भारत मिलन में आप सभी का स्वागत है। ये ऑनलाइन सीरीज देश के अलग-अलग राज्यों से उनकी कलाओं को सभी तक लाने का एक प्रयास है। भारत मिलन की पहली कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए थे मणिपुर के परफॉर्मिंग आर्ट्स और दूसरी कड़ी में हम आपको ले गए थे ओडिशा और हमने अ, वहाँ के शास्त्रीय नृत्य और लोक कलाओं से सभी का परिचय कराया था। आज हम आपको ले चलते हैं हिमालय में स्थित देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर और परिचय कराते हैं वहां की लोक कलाओं से। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं पूनम शर्मा जी। आपने कथक और संगीत में शिक्षा प्राप्त की है और ये पिछले 20 वर्षों से वहां एक डांस एकेडमी में कथक की शिक्षा दे रही हैं। पूनम जी ने जयपुर के लोक रंग के जवाहर कला केंद्र के लोक रंग में परफॉर्म किया है और साथ ही ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ भी जुड़ी रही हैं। इन्होंने भारत की कला और इतिहास पर कई नृत्य नाटिकाएं भी प्रस्तुत की हैं। पूनम मैम, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आचार्य कुलम तथा श्री राजीव आचार्य जी द्वारा लिए गए इस इनिशिएटिव के लिए, जिसके कारण कोविड के समय में भी कला तथा संस्कृति से जुड़े रहना है, मैं श्री राजीव आचार्य जी का तथा उनकी टीम के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। इससे पहले हमने मणिपुर तथा ओडिशा की संस्कृति के बारे में वहाँ के बहुत प्रतिष्ठित गुरुओं से, प्रोफेसर हेमंत कुमार तथा सुश्री रूपालता मोहंती जी से तथा उनके शिष्य संकेत मिश्रा जी से बहुत विस्तृत जानकारी प्राप्त की, जो सभी कला प्रेमियों के लिए तथा इस फील्ड से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में, उनके लिए बहुत लाभ। सभी को अपने प्रदेश, अपने राज्य हिमाचल के बारे में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के निवासियों तथा उनके रीति रिवाज तथा सांस्कृतिक धरोहर के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगी। और मैं कुछ वीडियोस की मदद से आपको हिमाचल के लोक नृत्य, उनकी वेशभूषा, आभूषण, उनके वाद्य यंत्र आदि दिखाऊंगी, उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगी, क्योंकि कोविड के कारण लोक नृत्यों पाना मेरे लिए संभव नहीं था। और वैसे भी हिमाचल के लोक नृत्यों में बहुत बड़े समूह में नर्तक पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों के कारण अगर कोई फ्लॉज रहते हैं या कोई टेक्निकल एरर आता है तो उससे उसके लिए मैं आप सबसे पहले ही क्षमा याचना करते हुए ये सेशन आरंभ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगी। कमल जी। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल प्रदेश बर्फ से ढके पहाड़ों के कारण हिमाचल कहलाता है। हिमाचल असंख्य देवताओं का निवास स्थल माने जाने के कारण इसे देवभूमि भी कहा जाता है। ये भूमि शिव तथा पार्वती की निवास स्थली होने के साथ साथ कई ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, इसलिए इसे स्वर्ग भूमि भी कहा जाता है। इस पवित्र धरती पर स्थान स्थान पर देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ के निवासी धार्मिक प्रवृत्ति के होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी तथा कला तथा संगीत में रुचि रखने वाले हैं, जो सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते हैं और उच्च विचार रखते हैं। बनावट तथा आधुनिकता से दूर कठोर परिश्रम करते हुए जीवन यापन करते हैं। हिमालय के इस भूभाग में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किरात आदि अनेक जातियों का वास रहा है, जिनकी संस्कृति के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। हिमाचल की भूमि वैदिक तथा पौराणिक धर्म, दर्शन तथा संस्कृति की साक्षी रही है तथा भिन्न भिन्न संस्कृतियों को अपने भीतर संजोए हुए है।
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अतुलनीय है, पृथ्वी पर होते हुए भी स्वर्ग में होने का आभास देता है। तभी इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और वैसे भी ये वर्ष हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस का स्वर्ण जयंती वर्ष है, और इस सुअवसर पर मैं हिमाचल की समृद्ध संस्कृति तथा धरोहर पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। एक बात तो तय है कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहाँ का जीवन कुछ क्षेत्रों में बहुत, यहाँ के निवासी दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद संगीत तथा नृत्य आदि के लिए कोई ना कोई अवसर निकाल ही लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ के झरनों से संगीत निकलता है, यहाँ प्रकृति के कण कण में संगीत बसा हुआ है, नृत्य बसा हुआ है। यदि मैं यहाँ के लोक संगीत अथवा लोक नृत्यों को कुछ शब्दों में समेटना चाहूंगी तो वो असंभव है, क्योंकि कहते हैं यहाँ प्रत्येक 4-5 के दायरे के बाद आपको एक कला, नई तरह का लोक नृत्य देखने को मिला। सभी लोक नृत्य किसी न एक मेले, त्योहारों तथा खुशी के अवसरों से जुड़े हुए हैं, फसलों की कटाई या कई बार केवल सामूहिक मेल मिलाप से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश को 12 जिलों में विभाजित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले लाहौल स्पीति की कुछ लोक कलाएं। लाहौल स्पीति हिमाचल का एक सीमावर्ती जिला है तथा अपने प्राकृतिक सौंदर्य तथा सांस्कृतिक धरोहर के कारण विश्व प्रसिद्ध है। लाहौल तथा स्पीति पहले 2 अलग अलग खंड थे, किंतु बाद में इन्हें मिलाकर एक जिला बना दिया गया। हिमखंड है, दूसरी ओर मीलों तक फैली सुंदर घाटियां, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव तथा बौद्ध परंपरा की मान्यता है। इसलिए यहाँ कई बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्रीज हैं, जो बौद्ध धर्म की कला और साहित्य की समृद्ध विरासत है। बौद्ध धर्म का प्रचलन होने के कारण यहाँ की संस्कृति में, लोक नृत्यों में, वेशभूषा में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे कई प्रकार के बौद्ध नृत्य प्रचलित हैं, और ये नृत्य प्रायः बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जाते हैं। इनमें से एक मास्क डांस, या जिसे हम मुखौटा नृत्य कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ये बौद्ध मठों के प्रांगण में किए जाते हैं तथा इन्हें देखने आसपास के गांव के लोग आते हैं। इन नृत्यों में वाद्य यंत्र लामा ही होते हैं, जिन्हें हम बौद्ध भिक्षु कहते हैं। मेल डांसर्स द्वारा ही किया जाता है। और बौद्ध नृत्यों के कई प्रकार हैं, जैसे मास्क डांस या मुखौटा नृत्य, डीमन डांस, या जिसे हम राक्षस नृत्य या दानव नृत्य कहते हैं, इसे छम डांस भी कहा जाता है। ये नृत्य बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए किया जाता है या फसलों की रक्षा के लिए। इसी प्रकार शन तथा शाबू, ये 2 नृत्य, और शन नृत्य जो बुद्ध की स्तुति किया जाता है, और शाबू नृत्य जो त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। और भी बहुत से लोक नृत्य हैं जो विवाह अवसर पर किए जाते हैं, और अधिकतर नृत्य मंदिरों या बौद्ध मठों के प्रांगण, क्योंकि ये सभी लोग धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं, और इन नृत्यों में बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाती है। तो चलिए देखते हैं एक वीडियो जिसमें मैं आपको लाहौल स्पीति के लोक नृत्यों की ये वहां का छम डांस। और देखिए किस प्रकार लोग वहां पे इकट्ठा होकर इन नृत्यों का आनंद उठा रहे हैं।
वाद्य यंत्र बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही बजाए जाते हैं। और ये स्पीति की नाटी है। नाटी जो हिमाचल का बहुत प्रमुख लोक नृत्य है। ये वहाँ का फागुड़ी नृत्य, जिसे फागुन के आगमन पर किया जाता है, फागुन के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्रों में नगाड़ा तथा बांसुरी बहुत प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। और ये जो ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र है, यही इन नृत्यों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और इसमें देखिए कि किस तरह अपने फ्री समय में, खाली समय में लोग प्रकृति के बीच लोक संगीत का और लोक गीत का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये सब बहुत अधिक कला प्रेमी लोग हैं। कठिन जीवन शैली में भी आनंद के कुछ पल ये इस तरीके से निकाल ही लेते हैं। तो अभी इसमें आपने मास डांस
किया जाता है। सेकंड पार्ट में नाटी थी। अभी नाटी के बारे में बात करेंगे। हिमाचल का एक बहुत प्रसिद्ध तथा प्रमुख लोक नृत्य है, जिसकी चर्चा थोड़े विस्तार में करना आवश्यक है। थर्ड पार्ट में लाहौल का फागुड़ी नृत्य देखा, जो फागुन के आने पर किया जाता है। और फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि किस प्रकार अपने फ्री टाइम में यहाँ के लोग प्राकृतिक सुंदरता के बीच गीत तथा संगीत का आनंद ले रहे हैं। अब लाहौल के डांसेस में क्योंकि कॉस्ट्यूम्स बहुत भारी भरकम रहते हैं, तो नेचुरली उनके मूवमेंट्स थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा विग्रस नहीं होते, लेकिन उनकी मूवमेंट्स बहुत सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल होती हैं। यहाँ के निवासियों के जो भारी भरकम वस्त्र होते हैं, वो यहाँ के क्लाइमेटिकल कंडीशंस के कारण है। ज्यादा सर्दी से बचने के लिए काफी मोटे गर्म वस्त्र डाले जाते हैं। पाँव में पूले या फर के शूज डालकर नृत्य किया जाता है। और महिलाओं के आभूषण चांदी के होते हैं। आभूषणों में स्टोन वर्क भी होता है। स्पीति क्षेत्र में तो वैसे भी प्रेशियस स्टोन्स के लिए स्पीति विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पे स्टोन का काफी ज्यादा जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग है, और जिसके लिए विश्व भर के सैलानी वहाँ इसकी परचेजिंग के लिए आते हैं। और इतने हैवी क्लोथ्स या ऑर्नामेंट्स डालने के बाद नृत्य की मूवमेंट्स थोड़ा सॉफ्ट जरूर रहती हैं, बहुत विग्रस स्टेप्स नहीं होते। जैसे कि यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ का कोली डांस, पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का कालबेलिया या गुजरात का गरबा, ये सभी लोक नृत्य फास्ट हैं, फास्ट मूवमेंट्स होती हैं, विग्रस मूवमेंट्स होती हैं। लेकिन इन क्षेत्रों के सभी लोक नृत्यों में आपको बहुत सॉफ्ट स्टेप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ग्रेसफुल मूवमेंट्स होती हैं। लाहौल स्पीति के बाद अब हम बात करेंगे किन्नौर की। किन्नौर जिले को प्राचीन काल में किन्नर खंड या किन्नर देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो अतुलनीय है ही, यहाँ के निवासी अपने सुरीले कंठ के कारण भी जाने जाते हैं। ये कला उनमें ईश्वर की देन है। किन्नौर की नाटी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें दल का मुखिया हाथ में चंवर पकड़कर आगे रहता है, जिसे दूरे शौंजिया कहा जाता है। अपर किन्नौर की नाटी में केवल झांझ या सिंबल का प्रयोग किया जाता है। झांझ पूरे हिमाचल में सिंबल को झांझ कहा जाता है, लेकिन किन्नौर की भाषा में इस वाद्य यंत्र को बुगजाल कहते हैं। तथा लोअर किन्नौर की नाटी में सभी वाद्य यंत्रों का, जो सभी ट्रेडिशनल हिमाचली वाद्य यंत्र है, उनका प्रयोग किया जाता है। झांझ या बुगजाल यहाँ के लोक नृत्यों का बहुत आवश्यक वाद्य यंत्र है। तो चलिए अभी देखते हैं किन्नौर की नाटी। किन्नौर में चंवर पकड़ा जाता है। लाहौल स्पीति के नृत्य में हाथ में ये पीले या सफेद रंग का कपड़ा पकड़ते हैं, वस्त्र पकड़कर ये करते हैं, जिन्हें बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है।
तो अभी आपने किन्नौरी नाटी देखी और साल स्पीति का नृत्य भी उसी गीत पर चल रहा था। ऐसा शायद दिल की मात्राओं में समानता होने के कारण है। यहाँ पर हर लोक नृत्य के साथ लोक तालों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि कोई दो क्षेत्रों के नृत्यों में सेम हो तो उन्हें एक साथ चलाया जा सकता है। ताल तथा लय की कुछ समानताएं इन दो क्षेत्रों में देखी जाती हैं। और नाटी में भी दोनों ही जिलों की माला नृत्य में काफी सिमिलैरिटीज हैं। नाटी एक बहुत ही समृद्ध नृत्य परंपरा है हिमाचल की। ये मेले तथा त्योहारों पर किए जाने वाला सबसे अधिक लोकप्रिय व मशहूर नृत्य है। नाटी नृत्य हिमाचल के कुल्लू, सिरमौर और मंडी क्षेत्रों की नाटी काफी प्रसिद्ध है। इसमें कई प्रकार हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हर नाटी के कुछ अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि ढीली नाटी, फूकी नाटी, माला नृत्य या मुजरा नृत्य। ये सब नाटी के ही अलग अलग अंग हैं जो हर नाटी में देखने को मिलते हैं। अ, इसमें हर क्षेत्र की नाटी की अपनी कुछ विशेषता अलग से अवश्य रहती है। जैसे किन्नौरी नाटी के स्टेप्स या उनकी फॉर्मेशंस और वाद्य यंत्र केवल उन्हीं के हैं। छोटे स्टेप्स लेते हैं, अधिकतर माला में ही नृत्य कर झुकना और सीधा खड़े होना, ये उनके कुछ अलग विशेष पार्ट हैं। और कुल्लू की नाटी का अपना स्टाइल है जो थोड़े फास्ट किए जाते हैं। मंडी की सिराजी नाटी है जो कुल्लू की नाटी से बहुत अधिक मिलती है, और सुर की नाटी की अपनी अलग शैली है। शिमला की नाटी के पग संचालन या फॉर्मेशंस अलग हैं कि केवल तरह की अलग अलग नाटियां देखने को मिलेंगी। सभी नाटियों में बेसिक टेक्निक तो एक ही रहती है, लेकिन जो फर्क है वो अधिकतर बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे कोई भी स्टेप करते हुए कैसे बैठना है, कहीं पर बैठा जाता है, कहीं पर सीधे बैठा जाता है, कहीं धीरे धीरे दाएं बाएं घूमते हुए बैठा जाता है। कहीं पर माला नृत्य में शरीर को सीधा रखते हैं, कहीं पर शरीर के ऊपर के भाग को थोड़ा सा झुकाते हैं, कहीं पर थोड़े बड़े कदम लिए जाते हैं, तथा किसी क्षेत्र की नाटी में थोड़े छोटे छोटे कदम लेकर नृत्य किया जाता है। और ये जो भी माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं वो वेशभूषा के कारण भी होते हैं, या फिर हर जिले की नाटी में लोक वाद्य तथा संगीत भी अलग अलग है। किंतु जो असल में नाटी का एक बेसिक टेक्निक है ही है। मूलतः एक ही डांस फॉर्म या लोक नृत्य है नाटी, जो विविधता में लिए हुए है। नाटी के कुछ प्रकार जैसे कि ढीली नाटी। अब ढीली नाटी क्या है? जब नाटी को बहुत धीमी गति में आरंभ किया जाएगा और धीरे उसकी गति बढ़ाई जाएगी, तो वो जो विलंबित लय में या स्लो रिदम में जो नाटी की जाती है उसे नाटी कहते हैं। फिर है फूकी नाटी। जब नर्तक नृत्य तो गोल दायरे में करेंगे, सेमी सर्कल में करेंगे, लेकिन उनके हाथ खुले होंगे, वो एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं या माला नहीं बनाएंगे, तो उसे फूकी नाटी कहते हैं। माला नाटी या माला नृत्य, जब नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर या कमर पकड़कर या कंधों पर हाथ रखकर माला बनाकर नृत्य करते हैं, तो उसे हम माला नाटी कहते हैं। ये बहुत ही आवश्यक अंग है और हर क्षेत्र की नाटियों में इन अंगों का पालन किया जाता है। इस लोक नृत्य में ढोलक, करनाल, रणसिंगा, बांसुरी, शहनाई एवं नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। किन्नौरी नाटी में झांझ या जिसे हम सिंबल भी कहते हैं उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। हाथों में चमर पकड़ा जाता है, और हर पार्टी में दल का एक मुखिया होता है। जैसे लाहौल में लीडर को शिरडार कहते हैं, जो नृत्य नाटी के दल का की अगुवाई करता है उसे शिरडार कहते हैं। इसी प्रकार किन्नौर में उसे दूरे शौंजिया कहते हैं। और यदि अब हम सिरमौर की नाटी की बात करें तो वहाँ जो दल का लीडर होता है करता है उसे हम नाट कहते हैं। तो हर क्षेत्र में जो लीडर है ग्रुप का उससे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और में जब हम नाट शब्द सुनते हैं, नाटी के लिए जब नाट शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि नाटी शब्द नाट्य शब्द से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें अंग संचालन है, अभिनय है,
रसों की अभिव्यक्ति है जो किसी भी नृत्य में बहुत महत्वपूर्ण होती है, फिर चाहे वो लोक नृत्य हो या कोई शास्त्रीय नृत्य शैली हो। नाटी में जहाँ मुजरा पाठ किया जाता है, मुजरा पाठ क्या होता है, जब बाकी के सभी नर्तक एक सेमी सर्कल में बैठेंगे और बैठकर हाथ से तालियां बजाएंगे और दो दो नर्तक में एक महिला तथा एक पुरुष नर्तक बीच में आकर नृत्य करेंगे, तो उसे हम मुजरा पाठ कहते हैं। और वहां पे उस पाठ में आपको अधिक भी चाहिए, आप क्योंकि उसमें अभिनय है, थोड़ा छेड़छाड़ है, और उल्टा इन सभी लोक कलाओं में परफॉर्मर्स में इन सब गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से, कुल्लू की नाटी के माध्यम से मैं आपको नाटी का एक पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल दिखाऊंगी जो यहाँ की हर क्षेत्र में फॉलो किया जाता है। और थोड़ी बहुत भिन्नता कॉस्ट्यूम्स की अवश्य उसमें काफी जो विविधता है हर क्षेत्र में, लेकिन जो नाटी का एक जनरल स्टाइल है वो यही है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगी। ये शुरू में ढीली नाटी, बहुत स्लो रिदम है, तो इसे हम ढीली नाटी कहेंगे। ये नाटी का बहुत टिपिकल स्टाइल है। धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाएंगे, झुकेंगे, फिर सीधे होंगे, फिर एक लेग मूवमेंट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो इस तरीके के स्टेप्स आपको हर क्षेत्र की नाटी में देखने को मिलेंगे। ये जो नाटी आप देख रहे हैं इसे करथी नाटी भी कहते हैं, जो चांदनी रात में किया जाता है। धीरे धीरे रिदम बढ़ेगा, टेम्पो बढ़ेगा, और जो स्टेप्स हैं उनमें थोड़ा सा फास्ट लुक आएगा। रुमाल तकरीबन हर क्षेत्र की नाटी में हाथों में जरूर पकड़े जाते हैं। अब ये माला नृत्य है, इसमें एक दूसरे के हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड माला नृत्य या माला नाटी भी कह सकते हैं। अब जहां हाथ छोड़ते हैं उसे फूकी नाटी कहा जाता है, जहां हाथ पकड़ते हैं वो माला नृत्य होता है।
नाटी के अंत में पेयर्स में डांस किया जाता है। हर क्षेत्र में नहीं, लेकिन काफी सारे जिलों में नाटी के आखिरी पार्ट में पुरुष तथा महिला नर्तक पेयर्स में डांस करते हैं। अब ये इस नाटी में मुजरा पार्ट है, जहां बाकी सब नर्तक बैठे हैं और दो दो नर्तक बीच में नृत्य करेंगे, तो ये नाटी में मुजरा पार्ट कहा जाता है, या मुजरा नृत्य कहते हैं, मुजरा नाटी कहते हैं। इसे एकल नृत्य भी कहा जाता है। एकल नृत्य मतलब जिसे एक नर्तक करेगा, लेकिन समय के साथ काफी इम्प्रोवाइजेशंस हो रही हैं, तो थोड़ा सा अलग अलग तरह से कोरियोग्राफी की कोशिश करते हैं सभी सांस्कृतिक दल, इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए। अब ये अंत में फिर से माला नृत्य और सर्कल फॉर्मेशंस में नृत्य की गति बढ़ाते हुए ये नृत्य करेंगे, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि नाटी अब अपने अंतिम सीमा पे पहुंच चुकी है। ये वाला स्टेप आपने स्पीति की नाटी में भी देखा, जिसमें पांव की एड़ी को जमीन पर लगाया जाता है। तो बेसिक स्टेप्स ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में सेम है, लेकिन करने का तरीका अलग है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार स्लो रिदम में शुरू होकर धीरे धीरे नाटी गति पकड़ती गई। तो हर नाटी में बेसिकली यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। अब यदि हम इनके पहनावे की बात करें, तो कुल्लू के पहनावे में फीमेल्स कुर्ती तथा चूड़ीदार के ऊपर वुलन पट्टू बांधती हैं और कमर पर डोरा बांधा जाता है। और जो मेल डांसर्स हैं चूड़ीदार के साथ चोलू पहनते हैं, जो प्योर वूल का फ्रॉक शेप लॉन्ग गारमेंट होता है, जिसके ऊपर शॉल बांधकर कमर पर गाची बांधी जाती है। गाची बेल्ट या जिसे डोरा भी कहते हैं। यदि रस्सी बांधी जाए तो उसे डोरा कहते हैं, और यदि कपड़े का एक बेल्ट बांधा जाए तो उसे गाची कहते हैं। मेल्स तथा फीमेल्स दोनों ही डांसर्स बहुत हैवी सिल्वर ज्वेलरी डालते हैं, जो देखने में बहुत आकर्षक होती है। इसी प्रकार की किन्नौर में भी बहुत हैवी ज्वेलरी का प्रयोग होता है, और हिमाचल तो वैसे भी ट्रेडिशनल सिल्वर ज्वेलरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किन्नौर, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, इन सभी जिलों में बहुत हैवी सिल्वर ज्वेलरी डाली जाती है। लाहौल स्पीति की ज्वेलरी में स्टोन वर्क बहुत अधिक होता है, जो बहुत प्रसिद्ध भी है। पहले केवल चांदी का ही प्रयोग किया जाता था आभूषणों के लिए, किंतु अब समय के साथ कुछ बदलाव हो रहे हैं और लोगों ने सोने के आभूषण बनवाने आरंभ कर दिए हैं। लेकिन इन आभूषणों में चांदी, सोने तथा स्टोन्स का प्रयोग बहुत ही आकर्षक ढंग से किया जाता है, और ये आभूषण प्रायः हाथ से बनाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ के जो गर्म वस्त्र होते हैं हैंडमेड होते हैं, और हिमाचल के हथकरघा उद्योग का बहुत मेजर पार्ट है। जितने सुंदर यहाँ के वस्त्र तथा आभूषण हैं, उतना ही आकर्षक है उन्हें पहनने का तरीका, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ। कितने ही आभूषण, कितने ही नेकलेस या हार, जिन्हें जौमाला, रानी हार, रुपया माला, चंद्रहार, इन सब नामों से बुलाया जाता है। और बहुत ज्यादा चांदी का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन इतने सुंदर आभूषण कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ये कानों में गोखरू, कानों में डालने वाले इयररिंग्स को गोखरू कहा जाता है। सर पर एक कपड़ा या स्कार्फ बांधते हैं जिसे थेपू या धातु कहते हैं। कई क्षेत्रों में इसे धातु कहते हैं, कुल्लू में इसे थेपू कहा जाता है। और ये जो हेड गियर है या जो सर पर लगाने वाले आभूषण है, इसे तोड़ा तुनकी कहते हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये लोक नर्तक तैयार होते हैं। पाँव में पाजेब डाली जाती है, पायल या पाजेब, जिसे ये अपनी भाषा में पंजेब कहते हैं। और फुटवेयर में पूलें डाली जाती हैं। ये जो घास को सुखा के बनाई जाती है, इसे पूलें कहते हैं। कई क्षेत्रों में जहाँ बहुत अधिक सर्दी होती है, वहाँ पे फर के शूज डाले जाते हैं। और ये देखिए मेल पुरुष नर्तक, ये भी चोलू डालते हैं। चोलू के ऊपर शॉल होता है, सर पे कलगी लगाई जाती है। पहले इस कलगी में मोनाल के कलगी का प्रयोग किया जाता था, जो अब सरकार द्वारा मना किए जाने के बाद मोर पंख से बनाई जाती है। और ये किन्नौर की ज्वेलरी, किन्नौर के आभूषण बहुत समृद्ध तथा भव्य आभूषण हैं। और ये देखिए कितने सारे नेकलेस और इनके अलग अलग नाम। स्टोन वर्क है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। और ये पट्टू, इन सब के ऊपर से पट्टू लगाया जाता है। ये किन्नौरी ब्राइड्स भी ऐसे रेडी होती हैं और नृत्य के लिए भी विशेष अवसरों पर ऐसे ही तैयार हुआ जाता है। अभी आपने देखे कितने भव्य तथा समृद्ध हैं ये वस्त्राभूषण। इनमें समृद्ध संस्कृति की झलक भी है, सौंदर्य भी है और सादगी भी है। और सादगी तो वैसे भी हिमाचल वासियों का सबसे बड़ा गहना। स्त्रियों को पहनने में अपनी शान समझती थी, किंतु अब समय के साथ आधुनिकता के चलते केवल विवाह आदि के विषय या फिर त्योहारों में, मेलों में, या जब इन्होंने नृत्य हो किसी अवसर पर, खुशी के अवसरों पर, तभी इन्हें डाला जाता है। इस तरीके से तैयार होने के लिए भी एक नर्तक को कम से कम 30 to 40 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है। तो लेकिन जब विशेष अवसरों पर नृत्य किया जाता है, तो ये सारे ट्रेडिशन डाले जाते हैं। कुछ एक समय ऐसा था जब हिमाचल छोटे छोटे कई रजवाड़ों में बटा हुआ था। समय के रजवाड़े अस्तित्व में नहीं रहे, किंतु उनके वैभव और समृद्ध संस्कृति को अब तक संजोए है हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर। और कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाएं या इतिहास उस क्षेत्र की संस्कृति पर अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है। ऐसा ही एक जिला है सुकेत। सुकेत एक स्थान है। सुकेत प्राचीन काल की एक रियासत थी तथा मंडी इसी के अधीन था। फिर 1200 ईस्वी में सुकेत से मंडी का विभाजन हुआ था।
लेकिन इस सब से काफी समय पहले यहाँ पे कहा जाता है कि इस क्षेत्र में राणाओं और ठाकुरों का नियंत्रण था। उस समय स्कंद पुराण की यदि बात की जाए तो उसमें रिवालसर का तीर्थ यात्रा के पवित्र स्थान के रूप में उल्लेख मिलता है। रिवालसर जो मंडी जिला का एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के एक नायक कर्ण ने एक छोटे से गांव करणपुर की स्थापना यहाँ पे की थी। मंडी का ही एक गुम्मा क्षेत्र है, वहां मंदिर है। कहा जाता है कि जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का विफल प्रयास किया तो पांडवों ने उसके बाद उस जिसे अब गुम्मा कहा जाता है वहां पर शरण ली थी, और वो मन उसी है कि पांडव यहाँ पे लाक्षागृह के विफल प्रयास के बाद यहाँ पे आकर रहे थे। तो इसके आधार पर मणि का महाभारत काल में पांडवों से काफी संबंध रहा है। और तिब्बती परंपरा के अनुसार पद्म संभव जो बौद्ध गुरु रहे हैं, बहुत बड़े बौद्ध गुरु रहे हैं, उनका रिवालसर तथा इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संबंध रहा है, जिसका उल्लेख हमें तिब्बती लिटरेचर में मिलता है। तो उससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि मंडी उस समय बौद्ध शिक्षा का एक बहुत महान स्थल रहा होगा। और इसी वजह से इन सब संस्कृतियों का यहाँ की लोक संस्कृति पर प्रभाव देखने को मिलता है। मंडी तत्नों राज्यों का इतिहास आपसी युद्ध तथा आसपास के राजाओं के युद्ध से भरा हुआ है। कहा जाता है कि दोनों ही प्रति थे, लेकिन इतिहास में किसी भी बात को हम बहुत ठोस प्रमाण के साथ नहीं कह सकते। समय के साथ रिसर्च वर्क चलता रहता है, इतिहास भी थोड़ा बहुत बदलता रहता है। लेकिन कहते हैं कि बाद में जब ब्रिटिश शासन काल का समय था, उस समय व्यास और सतलुज इन दो नदियों के बीच के जितने भी क्षेत्र थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। तो इस तरह से ये सुकेत और मंडी दोनों ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गए। लेकिन फिर स्वतंत्रता के बाद, भारत के स्वतंत्र होने के बाद और उसके भी बाद जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो मंडी तथा सुकेत का विलय किया गया, सुकेत को मंडी में ही मिला दिया गया और इस प्रकार मंडी एक अलग जिला बनी। और आज भी मंडी हिमाचल का बहुत समृद्ध जिला है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है तथा यहाँ की लोक संस्कृति भी बहुत रिच है, बहुत भव्य है। और इस इतिहास में ये जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, इन सब का भी जो कुछ अंश यहाँ की संस्कृति में देखे जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी इतिहास में इतना कुछ घटित हुआ हो, इतने फेर बदल हुए हो, तो उसका असर वहाँ की संस्कृति में देखने को अवश्य मिलता है, क्योंकि सभी परिस्थितियां अपना कुछ ना कुछ प्रभाव वहाँ पर संस्कृति में छोड़कर अवश्य जाती हैं। मंडी की सांस्कृतिक संपदा भी विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ के लोक नृत्य, लोक गाथाएं, लोक संगीत बहुत आकर्षक है। ऐसी ही एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है मंडी का प्रसिद्ध लुड्डी नृत्य। लुड्डी नृत्य जिसकी छोटी सी एक झलकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये था लुड्डी नृत्य जिसकी छोटी सी एक झलक आपने देखी। और इस नृत्य की एक विशेषता ये है कि इसमें मुगला ताल जो कि एक फोक ताल है वो बजाया जाता है और जिसमें उल्टा कहरवा बजता है। इस नृत्य को मेल तथा फीमेल दोनों ही डांसर्स करते हैं। और मंडी का एक और बहुत प्रसिद्ध नृत्य है नागरिया नृत्य, जो केवल फीमेल डांसर्स के द्वारा ही किया जाता है। नागरिया नृत्य अर्थात नगर का नृत्य।
पुराने समय में इस नृत्य को राजाओं के समक्ष किया जाता था। विशेष अवसरों पर, जैसे कोई खुशी का अवसर हो या फिर शिवरात्रि, जो मंडी का बहुत बड़ा त्योहार है, धार्मिक पर्व है, उसके अवसर पर नागरिया नृत्य को पहले राजाओं के महलों में किया जाता था। और वाद्य यंत्रों पर पुरुष बैठ सकते हैं, पुरुष वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, लेकिन नृत्य केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। इसी प्रकार मंडी का गिद्धा काफी लोकप्रिय है। और गिद्धा, जिसमें थोड़ा सा पंजाब का भी लुक आता है, लेकिन यहाँ के सोलन और ऊना आदि कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर गिद्धा काफी लोकप्रिय नृत्य है। अभी जो लुड्डी नृत्य आपने देखा, इसमें महिलाओं के द्वारा जो वेशभूषा डाली जाती है उसे चोलू कहते हैं। और चोलू में एक ही नर्तक का जो कॉस्ट्यूम है वो 60 मीटर के कपड़े से बनता है। और जो पुरुषों द्वारा डाले जाने वाले वस्त्र हैं उसे आंगू कहते हैं, जो चूड़ीदार के साथ डलता है। कमर पर ब्लैक बेल्ट या गाची और सर पर साफा बांधा जाता है। इसी तरह मंडी के तुंगल क्षेत्र का नृत्य, जिसे खनाटी कहते हैं, वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जैसे नागरिया नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो खनाटी एक ऐसा नृत्य है जिसे केवल पुरुष करते हैं। हाथों में तलवारें तथा डंडे पकड़कर नृत्य करते हैं और ये नृत्य वीर रस प्रधान है। इसी प्रकार एक बुढ़ड़ा नृत्य है। बुढ़ड़ा नृत्य, या हम इसे स्वांग कह सकते हैं। स्वांग अर्थात झांकी। हिमाचल में बहुत से स्वांग के भी प्रकार हैं। तो मंडी का बुढ़ड़ा नृत्य एक स्वांग है, जिसमें मुखौटे डालकर शरीर पर स्याही या राख मलकर चांदनी रात में शिव की बारात निकालने का स्वांग रचा जाता है। इसमें हर कैरेक्टर या जो भी इस स्वांग का पात्र है, उसके लिए एक अलग गीत रचा जाता है, जो केवल उसी पात्र के लिए होता है, क्योंकि उससे संबंधित कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हुए बोल उसमें लिखे जाते हैं। इसी तरह मंडी का फोक थिएटर है बांठड़ा, जिसे लोक नाट्य भी कहा जाता है। इसमें जो भी हिमाचल के फोक थिएटर हैं, उनमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और इसमें स्त्रियों के जो पार्ट हैं या कैरेक्टर्स हैं, वो भी पुरुषों के ही द्वारा किए जाते हैं। और जो भी पुरुष इसमें स्त्री का पार्ट करते हैं, उसे नटी कहा जाता है। तो जिस प्रकार शिमला जिले में करियाला एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध लोक नाट्य है, उसी तरह मंडी का बांठड़ा काफी लोकप्रिय है। और ये लोक नाट्य रात भर चलते हैं तथा आसपास के ग्रामीण इन सभी लोक नाट्यों में काफी रुचि रखते हैं। लोकप्रिय संगीत को तथा नृत्य को इसमें बड़ी कुशलता के साथ पिरोया जाता है, ताकि ये लोक नाट्य और अधिक आकर्षक दिखें। कहा जाता है कि बहुत से ऐसी लोक नृत्य शैलियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। अब जैसे लुड्डी नृत्य, जो अभी आपने देखा, कहते हैं कि तक आते ये लुप्त हो चुका था, किंतु मंडी के मांडव्य कला मंच के प्रमुख श्री गुलेरिया जी द्वारा उसे रिवाइव किया गया है, पुनर्जीवित किया गया है। इसी प्रकार बुढ़ड़ा नृत्य या स्वांग, जिसमें शिव की बारात निकाली जाती है, उस स्वांग को भी इन्हीं के दल ने फिर से पुनर्जीवित किया है। और प्रत्येक जिले में ऐसी बहुत सी शैलियां हैं जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी, किंतु कई सांस्कृतिक दल हैं जो उन्हें पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही सिरमौर जिले के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य या स्वांग हैं, जिन्हें वहां की आसरा सांस्कृतिक संस्था द्वारा पुनर्जीवित किया गया है। और ये नृत्य न अपने देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। ये नर्तक दल वहां विदेशों में जाकर से कई बार इसकी सराहना इन्हें मिली है। तो चलिए देखते हैं सिरमौर के इन नृत्यों की एक झलक।
ये वहाँ का सिंहटू नृत्य। ये नाटी नृत्य है, लेकिन इसे करने का तरीका इनका अलग है, लेकिन मूलतः वही स्टेप्स है, माला नृत्य है। ये बीच में मुजरा पाठ किया जा रहा है, और ये देखिए किस तरह मुखौटों का निर्माण किया जाता है मास डांस के लिए। ये वहाँ का डगयाली नाच है, जो जन्माष्टमी के बाद किया जाता है। जन्माष्टमी के बाद किया जाने वाला नृत्य है। इसे भी रिवाइव किया गया है, इन्हीं की सांस्कृतिक दल के द्वारा इस नृत्य को रिवाइव किया गया है। एक्चुअली में ये भी एक स्वांग है। स्वांग अर्थात इमिटेट करना या फिर वो सीन क्रिएट करना। तो ये थे सिरमौर के सिंहटू, भरालटू और डगयाली नृत्य तथा स्वांग। डगयाली एक स्वांग है, और साथ में आपने देखी सिरमौरी मुजरा नाटी, जिसे रिहाल्टी भी कहते हैं। आसरा सांस्कृतिक संस्था ने इन विलुप्त हो चुके नृत्यों को पुनर्जीवित किया है, जिसके लिए इन नृत्यों के गीतों के लेखन के लिए वहां के वरिष्ठ लोक कलाकार श्री विद्यानंद सरेख जी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। और सीटू तथा डगयाली नृत्य के लिए मुखौटों का निर्माण करने के लिए इस संस्था के स्थापक श्री जोगेंद्र हबी को तथा गोपाल हबी जी को संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो समूचे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। तो आपने देखा कि नृत्यों में कितनी वेरिएशन है, अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य हैं, वेशभूषाएं बहुत आकर्षक हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ के लोक वाद्यों की, क्योंकि लोक वाद्य लोक संगीत तथा लोक नृत्यों का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर तथा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है यहाँ के वाद्य यंत्र या लोक वाद्य। यहाँ पर लोक वाद्यों को बजाने वालों को बैजंत्री कहा जाता है, जो अपने वाद्य यंत्रों को प्रयोग में लाने से पहले उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उत्सवों तथा त्योहारों पर इन्हें पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बजाने से पूर्व इन पर दूब, पुष्प, नैवेद्य आदि चढ़ाकर कुमकुम या हल्दी का टीका लगाया जाता है। तत्पश्चात इन्हें प्रयोग में लाया जाता है। और जब हिमाचली वाद्य यंत्र अपने सुर ताल में बजते हैं, तो देवी देवताओं की ये भूमि
झूमने लगती है। और ना केवल देवी देवताओं की भूमि बल्कि जो भी इसे सुनेगा वो अवश्य झूमेगा। और यहाँ पे 4 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रबाब, सारंगी, इकतारा। विंड इंस्ट्रूमेंट जैसे पीपनी, शहनाई, बांसुरी, अलगोजा। फिर चरमच या ड्रम्स। और ड्रम्स में तो यहाँ पे इतनी वैरायटी है, जैसे ढोल, नगाड़ा, ढोलकू, ढोलकी, धमामा, गज्जू, डोरू, हुड़क, धौंसा। ये सब इसी कह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और फिर ड्रम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें झांझ, सिंबल्स, थाली, चिमटा, मंजीरा। तो ये सब बहुत एक वास्ट वैरायटी है यहाँ के लोक वाद्यों की। इन वाद्यों को यहाँ के निवासी अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अलग अलग वाद्य बजाने वाले बेजंत्रियों को भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे ढोल वाले को ढोली कहा जाता है, करनाल बजाने वाले को करनालची, शहनाई बजाने वाले सनाईतड़ या हेसी। हर अवसर के लिए अलग वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंदिर के समय रणसिंगे, करनाल, शंख तथा शहनाई बजे। देवताओं की यात्राएं यात्राएं निकलती हैं तो झांझ, नगाड़े, ढोल और लगभग सभी अन्य वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। खुशी के मौकों पर वाद्य यंत्र अलग प्रकार से बजते हैं, लेकिन दुख के मौकों पर भी वाद्य यंत्रों को जाता है, लेकिन उसके लोकताल या उसको बजाने का है। तो अब एक वीडियो आप दिखाते हैं जिससे आपको यहाँ के सभी वाद्य यंत्र देखने को और सुनने मिलेंगे। देखिए किस प्रकार ग्रामीण वाद्य यंत्रों के साथ नाटी कर रहे हैं। किन्नौर के वाद्य यंत्र। लाहौल स्पीति के वाद्य यंत्र।
चंबा के लोक वाद्य। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इन्हें बजाने वालों को पैजेंट्री कहा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखी यहाँ के लोक वाद्य भी कितने भव्य हैं, तथा कितनी वैरायटी है लोक वाद्यों में, तथा कितने जो इनका म्यूजिक है बहुत ही ट्रेडिशनल है, जिसे आगे की पीढ़ी को कायम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी लोक नृत्य तो करना चाहते हैं, नाटी सभी करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वेज जो है इसे करने की एक ट्रेडिशनल तरीका है, उसे थोड़ा उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल इतना रिच कल्चर है, इसको सहेज के रखना बहुत आवश्यक है। और ये लोकवाद्यों के बाद अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के मेले और त्योहारों का कितना महत्व है यहाँ की संस्कृति में, क्योंकि उन्हीं के द्वारा यहाँ पे ऐसे अवसर बनाए जाते हैं जहाँ पे ये सभी लोक नर्तक अपना अपना नृत्य प्रदर्शित करते हैं, लोक वाद्यों का प्रदर्शन किया जाता है, देवताओं की पालकियां निकाली जाती हैं। तो चलिए एक छोटा सा आपको मैं बताती हूँ थोड़ा सा यहाँ के मेले और त्योहारों के बारे में। इन मेले तथा त्योहारों पर पूरे प्रदेश की झलक एक ही स्थान पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे ऋतुओं पर आधारित त्योहार बैसाखी, जो कृषि से जुड़ा हुआ सबसे लोकप्रिय त्योहार है। हरियाली या रहयाली, ये सावन मास में मनाया जाने वाला वर्षा ऋतु का त्योहार है। चेरवाल, इसे आग का त्योहार भी कहते हैं, तथा इस दिन पशुओं की पूजा की जाती है। जागरा, इसमें ग्राम देवता को घर घर आमंत्रित किया जाता है। ग्राम देवता बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत पूजनीय है यहाँ पे सभी ग्राम देवता। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता। तो जागरा त्योहार के दौरान इन सभी ग्राम देवताओं को घरों में लोग आमंत्रित करते हैं। फुलैच, फूलों का त्योहार है जो केवल किन्नौर में मनाया जाता है, और ग्राम देवता को फूलों के हार पहनाए जाते हैं। सैरी, ये त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति पर मनाया जाता है, तथा देवताओं का धन्यवाद दिया जाता है कि वर्षा ऋतु समाप्त होगी बिना किसी नुकसान के, तथा समृद्धि के साथ। वर्षा ऋतु समृद्धि, क्योंकि वर्षा पर ही फसलों की जितनी भी उपज है वो निर्धारित है, तो इसलिए सैरी को वर्षा ऋतु की समाप्ति पर मनाया जाता है। और पौराणिक तथा स्थानीय त्योहार हैं, जैसे दशहरा एवं दीपावली, लोहड़ी या माघी, शिवरात्रि, जो मंडी का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, जिसपे शिवरात्रि पर लगने वाला मेला विश्व प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल फेयर है मंडी का शिवरात्रि फेयर। और भुंडा, जिसका संबंध परशुराम की पूजा से है। कुछ स्थानों पर इस दिन माँ काली की पूजा भी की जाती है। शांत है एक त्योहार जिसे शांति तथा समृद्धि के लिए किया जाता है, मनाया जाता है। साजो, देवताओं को इस दिन विदाई दी जाती है। हिमाचल में कुछ समय ऐसा भी आता है जब सभी मंदिरों के ग्राम देवताओं के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि सब देवता स्वर्ग के लिए चले गए हैं कुछ समय के लिए। तो उस दिन साजो त्योहार को मनाया जाता है। और फागुड़ी त्योहार है। ये त्योहार किन्नौर तथा लाहौल स्पीति में फागुन के आगमन पर किया जाता है। ऐसे ही ना जाने कितने ही त्योहार हैं, किंतु हर क्षेत्र में इन्हें मनाने का तरीका उस क्षेत्र के रीति रिवाज के हिसाब से अलग अलग है। और इन सभी त्योहारों पर लगने वाले मेले जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाए जाते हैं, तथा देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इन मेलों में जैसे कुल्लू का दशहरा, चंबा का मिंजर मेला, नैना देवी का मेला, लवी का मेला, रेणुका का मेला, मंडी की शिवरात्रि, नलवाड़ी मेला,
नलवाड़ी मेला जो गोविंद सागर के किनारे मनाया जाता है, गोविंद सागर जो बिलासपुर में है। इन सभी मेलों का सबसे अधिक आकर्षक पार्ट है देवताओं का आगमन। हर मेले में पूरे प्रदेश से देवी देवता एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं और उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसा भव्य तथा सुंदर दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिलता होगा। और देवताओं की पालकियों के साथ वाद्य यंत्र उस क्षेत्र के चलते हैं और पीछे पीछे वहां के लोक नर्तक उस क्षेत्र का लोक नृत्य करते हुए चलते हैं। तो ये देवताओं से जुड़ी जो मान्यताएं हैं, एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगी। ये देखिए किस प्रकार देवताओं की पालकियां हैं और कहते हैं कि देवता भी नृत्य करते हैं। कहते हैं कि ये जो पालकियां जब हिलती हैं तो ये पालकी के को उठाने वाले नहीं, बल्कि अपने आप ही पालकियां हिलने लग जाती हैं और नृत्य करती हैं और किसी भी दिशा में मुड़ जाती हैं। ऐसी सब मान्यताएं हैं जो देखने को मिलती हैं। नहीं हो तो ये देखिए किस प्रकार ग्राम देवता तथा देवी के आसपास सब एकत्रित हैं, ग्रामीण लोग। देवता का आशीर्वाद लिया जा रहा है। हिमाचल में हर घर में किसी भी कार्य से पहले कुल देवी तथा कुल देवता का आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक माना जाता है। बड़े से बड़े मांगलिक कार्य के लिए या छोटे से छोटे कार्य के लिए भी कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी माना जाता है। ये देखिए, ये आपको मैंने ये दशहरा, आई थिंक कुल्लू दशहरा का ये दृश्य है। देखिए किस प्रकार सभी देवता वहां पर एकत्रित हैं अपने अपने क्षेत्र के निवासियों के साथ, और कैसे पालकियां डोल रही हैं, जिसे कहते हैं कि देवता भी नृत्य करते हैं। ये देखिए किस प्रकार पालकी कई बार इतनी गति से आगे बढ़ती है कि पालकी उठाने वाले जो कार होते हैं उनके लिए उसे संभालना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि देवता उस समय सच में वहीं पे निवास करते हैं। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का चोलटू नृत्य है। इसे केवल पुरुष नर्तकों के द्वारा किया जाता है और ये धार्मिक अवसरों पर ही किया जाता है। पालकियों के, देवता की पालकी के आसपास ये नृत्य किया जाता है।
देखिए किस तरह बीच में वाद्य यंत्र है और आसपास नर्तक नृत्य कर रहे हैं, और ये वाला नृत्य केवल मंदिरों के प्रांगणों में या देवताओं की पालकियों के आसपास किया जाता है। और तकरीबन सभी मेले त्योहार जो धार्मिक उत्सवों से संबंधित हैं, उन पर ये नृत्य अवश्य किया जाता है। और भी कुछ हैं जो केवल पुरुषों के ही द्वारा किए जाते हैं, जिनमें से एक चंबा में का दंडारस नृत्य है। शिमला के चौपाल का हुड़क जो शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। सिरमौर का ठोडा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का युद्ध नृत्य है। हिमाचल की रियासत जो चंबा जिले के नाम भी लोक संस्कृति के देखने को मिलती है। कहा जाता है कि चंबा भारत की प्राचीनतम रियासतों में से एक है, जिसे राजा साहिल वर्मन ने बनाया था, तथा उनकी पुत्री चंपावती के नाम पर इस स्थान को चंबा रखा गया। चंबा की रानी सुनैना की जो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए दिया था। वहाँ की लोक गाथाओं, लोक गीतों में बहुत चलित है। वैसे तो हर क्षेत्र में लोग हैं, गीतों से अगली तक पहुंचाया जाता है। लोकगीत बहुत सहायक है अपनी प्राचीन जो हमारी आगे की पीढ़ी जाने के लिए। ऐसा ही एक लोकगीत है सुकरात, जो रानी सुनैना के बलिदान की कहानी को बताता है। कहा जाता है कि चंबा वैसे तो दो नदियों के बीच है, लेकिन वहां पे पानी नहीं था, और बहुत राजा साहिल वर्मन के बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वहां पानी नहीं आया, तो प्रजा को किस प्रकार पानी दिया जाए, इसे लेके राजा बहुत चिंतित रहते थे। तो एक दिन रानी सुनैना के सपने में कुल देवी ने आके कहा कि यदि राज परिवार का कोई सदस्य अपना बलिदान देगा तो वहां पे पानी आ जाएगा। ऐसे में रानी सुनैना ने समाधि ली थी। कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ली थी अपनी इच्छा से, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजा साहिल वर्मन अपने प्राण दें, क्योंकि प्रजा के लिए राजा पालक होता है जिसका होना बहुत आवश्यक है, और अपने पुत्र का भी बलिदान वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो वहां की प्रजा का भविष्य था। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बलिदान दूंगी, और उन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर जाकर समाधि ली। उन्हें कहते हैं कि उनके आसपास दीवार बनाई गई और वो वहीं पे उन्होंने समाधि ले ली, और जैसे ही उन्होंने समाधि ली उस स्थान से पानी की जल की धारा फूट पड़ी और वहां पे चंबा में पानी आ गया। और ये सत्य घटना है। ये चंबा के बारे में ये कोई किंवदंती नहीं है, ये सत्य घटना है। और उसे वहां के लोक गीत है सुकरात, जिसमें इसे दिखाया जाता है, गा कर बताया जाता है। और अभी भी चंबा का बच्चा बच्चा इस कहानी को जानता है, जो बहुत अच्छी बात है। उन्हें पता है कि प्राचीन काल में उनके लिए, प्रजा के लिए राजाओं ने कितने बड़े बलिदान भी दिए हैं। तो चलिए आपको एक लोक गीत सुनाते हैं। लोक नृत्य तो आपने देखे, अब आपको यहाँ का एक लोक गीत दिखाते हैं सुकरात, जिसमें रानी सुनैना के बलिदान की गाथा है। सुकरात कुड़ियो चिड़ियो, सुकरात राजे दे बेड़े हो। सुकरात कुड़ियो चिड़ियो, सुकरात राजे दे बेड़े हो। सुकरात चंबे दे चुगाना, रंग लाल से बोदी कोठियो,
किया कर पीड़ा हो तेरे नैना हेरी हेरी जीना हो। तो ये था सुकरात, वहाँ का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य और ऐसे लोकगीत था। और ऐसे ही कई लोकगीत हमें हर क्षेत्र में मिलेंगे जो लोक गाथाओं को अपने बोल में बताते हैं। इन लोकगीतों के माध्यम से पुरानी संस्कृति आगे की पीढ़ी तक पहुंचती है। तो यदि बात करें नृत्यों की, तो चंबा के पंगवाल क्षेत्र में पंगवाल समुदाय द्वारा किया जाने वाला पंगवाल नृत्य, रोपा घाटी के डलशोन तथा चोलंबा नृत्य काफी लोकप्रिय हैं। डलशोन में सांप के कुंडल की तरह की फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं और नृत्य किया जाता है। और चोलंबा में बाघ की खाल में भूसा भरकर उसके आसपास लोक नृत्य किया जाता है, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार नागस कायर एक नृत्य है जिसमें सांप की भांति टेढ़ी मेढ़ी फॉर्मेशंस लाइन में पंक्तियों में नृत्य करते हैं। तो चंबा में भी बहुत सी लोक नृत्य शैलियां हैं। और यदि बात करें हिमाचल के अन्य जिलों के लोक नृत्यों की, तो सोलन का गिद्धा, कांगड़ा का झमाखड़ा बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। और बिलासपुर में अधिकतर मंडी की लोक संस्कृति का प्रभाव देखा गया है। जो भी स्थान किसी दूसरे जिले के बॉर्डर के समीप होता है, तो उन उस क्षेत्र में वहाँ दोनों क्षेत्रों का की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार जो मंडी की सिराजी नाटी है वो और कुल्लू की नाटी बहुत मिलती जुलती है, तो क्योंकि वो दोनों सीमावर्ती इलाके हैं। इसी तरह हमीरपुर में भी नाटी का प्रचलन अधिक है। कांगड़ा तथा ऊना के लोक नृत्यों में पंजाब की कुछ झलक देखने को मिलती है, जैसे कीकली, गिद्धा तथा भांगड़ा आदि वहाँ के काफी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके अतिरिक्त लोक गीत तथा लोक नाट्य भी बहुत सी लोक गाथाओं को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। और चंबा की कुछ लोक गाथाएं बहुत और भी कुछ लोक गाथाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कुंजू चंचलो, सुन्नी भूंकू, रांझू फुलमू, ये सब वहाँ की प्रेम गाथाएं हैं। और बिलासपुर की मोहना की गाथा है। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं लोकगीतों के माध्यम से। किंतु लोकगीतों में भी यहाँ की युवा पीढ़ी इंटरेस्ट रख रही है, उन्हें सीख रही है। लेकिन जो एक लोक कला सबसे अधिक प्रचलन में है वो है यहाँ का लोक नृत्य नाटी, जिसे हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थी हर सांस्कृतिक उत्सव पर अवश्य प्रस्तुत करते हैं। और इसे सीखते भी हैं, लेकिन कई बारी तो बिना सीखे ही, बिकॉज मैंने ये देखा है कि नाटी यहाँ के लोगों की रग रग में है। अभी कुछ ही वर्ष पहले कुल्लू दशहरे के दौरान 2015 में 10,000 फीमेल डांसर्स ने नाटी की थी। 10,000 बहुत बड़ा नंबर है। और उसके बाद 2016 फरवरी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाटी का नाम शामिल किया गया। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाटी, हिमाचल की नाटी का नाम शामिल है, जो पूरे प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे बड़ी संख्या में किए जाने वाले लोक नृत्य के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में नाटी प्रसिद्ध है। लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी से केवल यही कहना चाहूंगी कि वो नाटी को पसंद करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, किंतु इसके ट्रेडिशनल लुक को कायम रखें, तभी हम इस समृद्ध धरोहर को सहेज कर रख पाएंगे, इसके गरिमामय रूप को आगे लेकर जा सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स नाटी कर रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको कुल्लू की उस नाटी का एक अंश अवश्य दिखाना चाहूंगी जिसकी वजह से हिमाचल की नाटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो देखते हैं ये वीडियो। इसका चार्जिंग बैटरी स्लो हो रही है।
देखिए कितना भव्य दृश्य है। एक साथ लगभग 10,000 महिलाएं एक ही लोकगीत पर नाटी कर रही हैं। अभी मैंने आप सबको हिमाचल की लोक संस्कृति या यहाँ की लोक कलाओं के बारे में संक्षेप में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अगर किसी को कुछ सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, तो हम 2 या 3 क्वेश्चंस ले सकते हैं। किसी को कुछ और जानकारी लेनी हो या किसी चीज पर क्वेश्चन हो। वैसे मैम ने सारी चीजें इतनी बारीकी से बताई हैं, जितना नॉलेज है। थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। इतना डिटेल में आपको pleasure, actually my pleasure, and I thank you all, and especially श्री राजीव आचार्य, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी स्टेट के बारे में, वो भी गोल्डन जुबली ईयर के समय में मैं कुछ बता पाई। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर योर कोऑपरेशन। आई वॉज अ बिट स्केयर, थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, बट चलिए हो गया। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम पहले सेशन क्लोज करें, उससे पहले हम एक ग्रुप पिक्चर ले लें। तो सभी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें, फोटो क्लिक कर लूंगी सभी की। अभी कुछ वीडियोस ऑफ हैं। ऑलराइट, थैंक यू। मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ। एक और। थैंक यू। अब मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ मेरे फादर को, राजीव आचार्य को, फॉर वोट ऑफ थैंक्स। सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद पूनम जी को कि उन्होंने बहुत बढ़िया सेशन आज हमें बहुत सारी जानकारी के साथ हमें दिया। और मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं हूँ या मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आपके इस रिसर्च वर्क पे मैं आपको डॉक्टर की उपाधि दे। सर थैंक यू सर, ये आपके एनकरेजमेंट से हुआ है। हम जब अपने देश की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने देश को बहुत कुछ जानते हैं। ऐसे सेशन जब होते हैं तब हमें पता लगता है कि हम अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बहुत सीमित जानकारी। और हम आज के इस इंटरनेट के युग में, जहाँ सारी दुनिया एक सिमट के कंप्यूटर पे या मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाती है, दुनिया भर की बातें हम बहुत जानते हैं, लेकिन अपने देश के बारे में जानकारी आज हमें मिली है, ये अगर हम नहीं मिलेगी। ये पूनम जी ने बहुत मेहनत से ये सारा
इतना सारा खजाना इकट्ठा किया और उसका आनंद हम ले पाए। तो जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ ये जान पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते, और जिसे जानने की हमें बहुत जरूरत है। अपने ये भारत मिलन जो श्रृंखला हमने प्रारंभ की, उसका उद्देश्य, दुनिया के बारे में तो हम बहुत जानते हैं, अमेरिका में क्या होता है और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, हम बहुत टिप्स पे है हमारे, लेकिन हमारा देश कितना समृद्ध है, हम अपने देश से कितना मिल पाते हैं, अपने संस्कृति से कितने जुड़ पाते हैं, ये जब हम टटोलने की कोशिश, हमें लगता है कि हम बहुत गरीब हैं इस मामले में। हमारा खजाना बिल्कुल रीता हुआ है, हमारी जेबें खाली हैं, कुछ नहीं है उसमें माल। तो इसलिए यही सोच करके हमने ये श्रृंखला आरंभ की थी। हमने मणिपुर के बारे में जाना, हमने उड़ीसा के बारे में जाना, आज हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ टूरिस्ट तो बहुत जाते हैं, लेकिन वो बस वो घूम फिर करके अपने फोटो खिंचवा करके, और आजकल जो एक सेल्फी खिंचवाने का चलन चला है, वो सेल्फी खींच करके वहां से आ जाते हैं, लेकिन वहाँ की संस्कृति से कितना जुड़ पाते हैं, ये बड़ी विडंबना है हमारी कि हम एक टूरिस्ट के रूप में जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक देश के नागरिक के रूप में, देश की संस्कृति को जानने वाले जिज्ञासु के रूप में हम लोग कहीं एक दूसरे से ना तो मिलते हैं, ना कहीं हम यात्रा करते हैं। तो कोशिश यही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसी कुछ चीज़ें जान पाएँ जो जिन्हें जानना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे देश की एकता के लिए ज़रूरी है। और जब जानते हैं कोशिश, तब हमें पता लगता है कि ये सूत्र जुड़े हुए हैं। मतलब आज जो हमने कुछ चीज़ें जानी, कहीं सूत्र मणिपुर में भी है, इनके सूत्र उड़ीसा में भी है, और भी जब हम राज्यों की बातें करेंगे तो कहीं न कहीं वो सूत्र एक, जैसे जैसे माला में अलग-अलग फूल होते हैं लेकिन अंदर धागा एक होता है, तो धागा दिखता नहीं है लेकिन वो हम सब उसको जोड़े रखता है। तो ऐसे व्याख्यानों के माध्यम से और ऐसे विद्वानों से जब हम कुछ नई-नई बातें सुनते हैं, सीखते हैं, तो पता लगता है कि हाँ, वाक़ई कोई एक धागा है, जिससे हम आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं आचार्य कुलम की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर पूनम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और Thank you so much, sir. Thank you. Thank you और for this मैं opportunity, चाहूँगा sir. कि Thank you. आगे भी ऐसे कुछ और जब सेशन में हमें ज़रूरत है, तो आपका ये एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान हमें फिर सुनने को मिले। True, sir. एक प्रश्न, My अभी pleasure. जब प्रश्न सेशन रखा था वो चिरमी ने, तब अगर किया था कि भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो बताए। इन्हें कोई प्रश्न पूछा नहीं। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे मन में जिज्ञासा थी, हाँ जी, sir. कुछ लोग ये हिमाचल की टोपी ऐसे पहनते हैं, हाँ जी, कुछ लोग टोपी ऐसे को घुमा कर यूँ पहनते पहनते हैं। हैं, हाँ जी, कुछ हाँ, हाँ। लोग यूँ पहनते हैं, तो ये इसकी कोई खास वजह है या सिर्फ फैशन है? नहीं, नहीं सर, ये भी हर क्षेत्र के हिसाब से है। हर ज़िले में टोपी को पहनने का तरीका अलग है। जैसे कि हमारी हरे रंग का बॉर्डर होता है, जी, उसे हम सीधा पहनते हैं। कुल्लू में भी टोपी को, उसके ऊपर कुल्लू का बॉर्डर है, उसे थोड़ा घुमा के पहना जाता है। शिमला ज़िले की हर छोटे से छोटे कस्बे में भी अलग तरह की कैप है और उसे डालने का तरीका थोड़ा अलग है। किसी में ऊपर कलगी लगाई जाती है, किसी में फूल लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से टोपी के पहनने का तरीका भी हर क्षेत्र की संस्कृति में अलग-अलग है। तो एक बार कभी किसी ने मुझे कहा था कि साहब कोई पुरुष यूँ पहनते हैं और महिलाएँ यूँ पहनती हैं, तो मैं नहीं, नहीं समझ सर, नहीं नहीं, थी वो पुरुष और बात। महिला का तो नहीं है, इसमें अलग तरीका है पहनने का। जी, तो फिर एक बार धन्यवाद पूनम जी का, और थैंक इतने यू सारे सर। जो जिज्ञासु लोग जुड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने कुछ ना कुछ नया जाना होगा। मैं तो अब यहाँ पे बहुत गरीब बन के आया था, लेकिन अमीर होकर के मैं इस सेशन को खत्म करूंगा। तो हिमाचल थैंक के यू सो बारे मच में सर। बहुत कुछ थैंक यू। जाना, बहुत कुछ नई बातें ऐसी पता लगी जो आज तक मुझे भी नहीं पता थी। थैंक यू सो अ, मच सर। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी आनंद आया, कुछ जानकारी के फूल आप अपने साथ में ज़रूर लेकर के जाएँगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य कुलम की तरफ से, और विशेषिका और पूनम जी के साथ आपके वो थापा जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने थापा जी। समय-समय पर हाँ, ये हमें इतने सारे वीडियोज़
शेयर, वो तकनीकी मदद के बिना ये हाँ, ये आजकल बहुत असंभव था एक्चुअली ये। हाँ जी। हाँ। तो गड़बड़ा जाते हैं, जब हम्म। तकनीकी रूप से अटक जाते हैं आप तो फिर कमल जी इधर आइए कहीं थोड़ी देर भागे के होते लिए। हैं। एक पापा जी शक्ल पापा दिखती है जी अपनी। आ रहे हैं। हाँ जी। आप इधर आइए, इधर आइए प्लीज, इधर आइए आप। ये है जिनके हाँ जी। तकनीकी सहयोग से इतने सारे हाँ। वीडियोस हम बिना किसी बाधा के देख पाए और उसका आनंद ले पाए। थापा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी इस सेशन को शानदार बनाने में मदद की और तकनीकी सहयोग हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ठीक है, आप बैठ। सेशन को समाप्त करने से एक ही प्रार्थना मैं आपसे करूंगा कि ये सेशन हमारे हर महीने में 2 बार होने हैं। आप लोग में जुड़ते रहें और कोशिश करें कि जो हम कुछ यहाँ से जान पाते हैं, नया कुछ जानकारी हमें हासिल हो, तो हम अपने आसपास के लोगों में बांटें, ताकि हम एक समृद्ध देश के नागरिक हैं, ये गर्व हमारे मन में पैदा हो और अपने देश की अपने देश की संस्कृति को हम एक दूसरे के साथ बांट सकें, एक दूसरे के साथ जोड़ सकें। यही कामना और आपसे पुनः मिलने की उम्मीद में हम विदा हैं। आप सबका और पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।